मेरा नाम निधि है और मैं अभी 26 साल की हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक 3 साल की बेटी है। आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। स्कूल में पढ़ने जाने के लिए पास के ही गांव में जाना पड़ता था। मैं रोज साइकिल से स्कूल जाती आती थी। मेरा एक दोस्त सुरेश भी मेरे साथ साथ पढ़ता था। मैं और सुरेश एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरा शारीरिक विकास दूसरी लड़कियों से जल्दी हो गया था, जिससे मैं कम उम्र में ही मैच्योर लगने लगी थी। मेरा बदन भरा हुआ और गदराया हुआ लगता था। बड़ी बड़ी चुचिया, गोल गोल बाहर को निकलते हुए चूतर, पतली कमर, गोरा रंग, बड़ी मस्त माल लगने लगी थी मैं। सुरेश और मैं कभी कभी स्कूल से तालाब पर चले जाया करते थे। उधर अकेलेपन का फायदा उठाकर हम एक दूसरे को चूम लिया करते थे। हमारे बीच धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगी और अब सुरेश मेरे मम्मो को अपने मुंह में लेकर चूसता और दबा देता। मेरी सलवार में हाथ डालकर मेरी गुफा को रगड़ देता। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी एक उंगली मेरी चुत में धीरे धीरे अंदर बाहर करता और मैं उसे जोर से पकड़ लेती। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुरेश ने मेरी तड़पती हुई प्यासी गुफा में अब तक अपना नागराज नहीं डाला था। सुरेश की इस बात से मैं कुछ कसमसाती सी रहती थी। अब लड़की थी तो अपने मुंह से सुरेश से नहीं कह पा रही थी कि मुझे कर दो। एक बार मैंने सुरेश की पैंट के ऊपर से ही उसका नागराज हाथ से सहलाया था कि शायद इसको समझ आ जाए कि मैं उससे करवाना चाहती हूँ, मगर उस भोंदू ने मेरी बात कभी समझी ही नहीं। उस दिन मुझे उसकी पैंट गीली सी लगी तो मैं समझ गई कि इसका नागराज भी पानी पानी हो गया है। उसकी इसी न करने की वजह से मुझे उस पर कुछ चिढ़ सी आने लगी थी। स्कूल में मेरी क्लास में एक लड़का बसंत भी पढ़ता था। उसका बाप गाँव का एक पैसे वाला किसान था। उसके पास कार वगैरह सब था। वो भी मुझे बड़ी हसरत से देखता था। कई बार उसने मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि ये मुझे खोद कर छोड़ देगा। जबकि सुरेश से मुझे प्यार था। दूसरी तरफ सुरेश और बसंत आपस में दोस्त थे। सुरेश के साथ अक्सर बसंत मेरे पास आकर बैठ जाया करता था। वो हमेशा मेरे लिए महंगी महंगी चॉकलेट आदि लाया करता था। मुझे चॉकलेट खाना पसंद तो थी, लेकिन मैं बसंत से लेते समय कुछ सकुचा जाती थी, तो सुरेश जबरन मुझे चॉकलेट लेने के लिए कह देता था। मैं भी बसंत की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उसे धन्यवाद कर देती थी। अब मुझे कुछ लगने लगा था कि सुरेश मुझे नहीं खो देगा तो मैं बसंत से ही खुद जाऊंगी। वो ठंड का मौसम था, नया साल आने वाला था। सुरेश ने मुझे एक फोन देने का वादा किया था, जिससे हम दोनों कभी भी एक दूसरे से बात कर सकते थे। उसने मुझसे भी कुछ पैसे देने के लिए कहा। मैंने अपनी गुल्लक में से निकालकर उसे 500 रुपए दे दिए। सुरेश ने मुझे एक तारीख को स्कूल न जाने के बजाय तालाब वाली जगह पर मिलने को बोला। मैं सुबह अपनी साइकिल से 8:30 बजे घर से निकलकर तालाब पर पहुंच गई। उस दिन ठंड के साथ साथ कोहरा भी बहुत ज्यादा था। थोड़ी सी दूरी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मुझे सामने किसी गाड़ी की लाइट चमकती हुई दिखाई दी। मैं एक तरफ रुक गई और उसके निकल जाने तक रुकी रही। तभी एक कार मेरे पास रुक गई। सुरेश पीछे वाली सीट से बाहर निकला और मुझसे अपने साथ चलने के लिए बोला। ये बसंत की कार थी। मुझे काफी अजीब लगा, इससे पहले मैं कभी कार में नहीं बैठी थी। मेरी साइकिल को सुरेश ने पेड़ से बांधकर मुझे अपने साथ कार की पिछली सीट पर बैठा लिया। मैं चुपचाप बैठी थी। बसंत कार चला रहा था। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की तो गाड़ी के शीशों पर ओस जमी थी। बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुरेश मेरे साथ बैठा था और मेरी जांघों पर हाथ फेर रहा था। मैं आंखों ही आंखों में उस पर गुस्सा थी कि बिना बताए ये किधर का प्रोग्राम बना लिया। तभी अचानक से मैंने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, तुम लोग मुझे किधर ले जा रहे हो? पहले मुझे बताओ, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बसंत ने गाड़ी रोक दी। अब तक हम गांव से काफी दूर आ गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने सुरेश से कहा, प्लीज मुझे बताओ न कि हम लोग किधर जा रहे हैं। सुरेश ने बोला, तू चिंता क्यों कर रही है? हम लोग नए साल की मस्ती में कुछ दूर तक घूमेंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। मैं इस बात से चुप हो गई। तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर के बाद बसंत ने कार को एक कच्चे रास्ते पर उतार दी और कोई 2 किलोमीटर अंदर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। उधर चारों तरफ खेत ही खेत थे। पास ही एक मिट्टी से बना हुआ कच्चा घर भी था। उसके सामने 2 लोग बैठे हुए अंगीठी से आग सेक रहे थे। वो दोनों शायद उधर के चौकीदार थे। उन्होंने बसंत को देखा तो उसके पैर छूकर नमस्ते की। जोहार पहुंचे दाऊ साहब, नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। जाओ अब खेतों में घूम आओ। वो दोनों उधर से चले गए। बसंत ने मुझे सुरेश के साथ अंदर जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर सुरेश मुझे उसी कच्चे मकान के अंदर ले गया। उसमें एक तरफ चारपाई बिछी थी, दूसरी तरफ पुआल और भूसे का ढेर पड़ा था। सुरेश कमरे के अंदर ले जाते ही मुझे चूमने लगा। उसके ठंडे ठंडे हाथ मेरी कमर पर चल रहे थे। उसकी उंगलियों ने मेरी सलवार का नाड़ा पकड़कर खींच दिया और अगले ही पल मेरी सलवार नीचे गिर गई।
मैं जब तक कुछ समझ पाती कि उसके ठंडे हाथ मेरी चड्डी में घुसकर मेरी गुआई को सहलाने लगे थे। मुझे एकदम से सुरेश के मर्द बन जाने पर हैरानी हो रही थी, तब भी मैं कुछ नहीं बोली। उसी समय बसंत भी कमरे के अंदर आ गया। सुरेश मुझे उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। मैं सकपका गई कि ये क्या हो रहा है। तभी बसंत मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। मैंने उससे कहा, बसंत तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। बसंत निधि, तू अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो। मुझे मालूम है कि तुम जो सुरेश से चाहती हो वो तुम्हें नहीं दे रहा है, बल्कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो सुरेश तुम्हारी कामना पूर्ति में अयोग्य है। उसके इस खुलासे से मैं एकदम से चौंक गई। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो बसंत? मैंने खुद उसे देखा है, उसके पास सब कुछ है। मैं बसंत को सुरेश के नागराज के बारे में बताना चाह रही थी। बसंत, हाँ, सुरेश ने मुझे वो सब बताया है। मगर निधि, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ और अपने दोस्त की खातिर तुमको भी पूरी तरह से खुश कर सकता हूँ। आज नया साल है और इधर हमारे अलावा कोई नहीं है। और तू चिंता मत कर, सुरेश ने तुझे जो चीज देने का वादा किया है वो मैं तुझे दूंगा। ये बोलकर बसंत ने मेरी चड्डी नीचे खींच दी और मेरी बड़ी बड़ी घुंघराली काली झांटों में छिपी मेरी कोमल गुफा उसके सामने नुमाया हो गई। मैं एकदम से लजा गई और मैंने बसंत से कहा, ये क्या कर रहे हो, जरा रुको तो। कुछ देर में वो मुझे उठाकर पुआल के ढेर पर ले गया। उधर उसने अपना पजामा नीचे किया और मेरी टांगों के बीच में आकर बैठ गया। उसने मेरी टांगें फैलाकर घुटनों को मोड़ा और अपने मोटे नागराज को मेरी गुफा की फांकों में फंसा दिया। पहली बार किसी नागराज के स्पर्श से ही मेरी सांसें एकदम से रुक गई थी। नागराज लेने की चाहत भी थी और उससे गुफा फट जाने का एक डर भी था। जैसे ही बसंत ने अपने नागराज को एक झटका दिया, मेरी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। उसने के ही झटके में अपना नागराज मेरी गुफा के अंदर उतार दिया था। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे ही पल बसंत ने बड़ी बेरहमी से एक और झटका दे मारा और अब मेरी आवाज निकल पड़ी, आहा। मैं बसंत से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पकड़ मेरी कमर पर काफी मजबूत थी। उसने बिना कोई परवाह किए धक्के देने चालू कर दिए और वो मेरी गुफा में ताबड़तोड़ धक्के मारता चला गया। मैं बेबस चिड़िया सी उसकी बलिष्ठ बाजुओं में पिस कर रह गई। मेरी गुफा ने अपना रस 2 बार छोड़ दिया था, मगर बसंत का इंजन किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह मेरी गुफा की बखिया उधरने में सरपट दौड़ा जा रहा था। कोई 15 मिनट तक मुझे धकापील खोदने के बाद बसंत ने अपने नागराज को गुफा से बाहर खींचा और उसका गर्मागर्म माल मेरी गुफा के ऊपर झाड़ दिया। वो झड़कर मेरे ऊपर ही लेट गया। मैंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया।